कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 12 की फिजिक्स चल रही है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, डेरिवेशन जिनके किए जा रहे हैं, जो बोर्ड में पूछे जा रहे हैं विगत वर्षों में ना। तो आज उसी में हम लोग क्या देखने वाले हैं, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, रूट ऑफ मैग्नेटिज्म बाई किसके, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। की कोई इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो उसके कारण कैसा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कैसा चुंबकीय आघूर्ण बनता है। अच्छा, ये क्यों सीखना पड़ा हमको, क्योंकि हमको पता था कि कोई भी मास के कारण चारों ओर क्या बनती, फील्ड बनती। कोई एक आवेग दूसरे एक मास वाली चीज दूसरे मास वाली को खींचती थी। हम उसमें क्या देखते थे कि जिसके पास मास होता था वो फील्ड क्रिएट करता था, उसमें किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेता है। तो फील्ड फोर्स सबको समझ में आया। फिर हमने देखा कि चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, रिपल करते थे। फिर हमने पढ़ा मैग्नेट के बारे में, पढ़ा कि मैग्नेट क्या, कि मैग्नीशिया नामक एक स्थान पर बड़े बड़े पत्थर मिलते थे। उस स्थान पे बहुत सारे पत्थर थे जो क्या करते थे, लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करते थे। टापू पे पूरे जब गड़रिए जाते थे, ये कहानी हमने पढ़ी है। तो उसमें केवल यही विशेष गुण था कि वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता था। तो हमने इसका एक अलग नाम दे दिया जिसको हम कहते थे कि मैग्नेटिज्म, या इनमें चुंबकत्व का गुण है जो लोहे के टुकड़ों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर धीरे धीरे विज्ञान उन्नत अवस्था में आया, हमको पता चला, हम पदार्थ के छोटे छोटे अध्ययन करते गए तोड़ तोड़ के। हमने देखा कि पदार्थ किससे बना हुआ है, कोई भी द्रव्यमान, सबका द्रव्यमान होता है, तो कोई भी पदार्थ तत्व से बना हुआ है। तत्व किससे मिलकर बना हुआ, अणुओं से मिलकर बना हुआ, अणु किससे मिलकर बना हुआ, परमाणु। फिर हमने परमाणु का भी अध्ययन किया, हमको समझ में आया कि अच्छा क्यों मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मास है। मास क्या है, एक मैटर है। मैटर मतलब द्रव्य है, और द्रव्य किससे मिलकर बना हुआ, तत्वों से। तत्व किससे मिलकर बना हुआ, अणुओं से। अणु किससे मिलकर बने हुए, परमाणुओं से। हमने उसको और तोड़ के अध्ययन किया तो पता चला जो परमाणु है वो किससे मिलकर बना हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर जब उसको भी हमने अध्ययन किया तो हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। उसके कारण मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व का जो गुण आता है वो उसी के कारण उत्पन्न होता है। फिर हमने इस कड़ी को जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ओरेस्टेड ने जैसे ही बताया, क्रांति आ गई कि मूविंग चार्ज मतलब क्या, वही जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जो चलते हैं, वही क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म को उत्पन्न करते हैं, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को बनाते हैं, जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। किसके कारण, मूविंग चार्ज। मतलब मूविंग चार्ज में कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी हम वही देखते हैं कि एक नाभिक है, भारी नाभिक के चारों ओर हमने केवल एक ऑर्बिट को लिया कि इस ऑर्बिट के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, चक्कर कर लगा रहा था। ऐसे हमने कहा जब ये इसमें चक्कर लगा रहा था, इसकी रेडियस कितनी है, हमने कह दिया रेडियस r है, और किस वेलोसिटी से लगा रहा है, v वेलोसिटी टेंजेंट से दिखा दें। v वेलोसिटी से क्या कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। अच्छा, इसमें जब मूविंग चार्ज चलते हैं तो उसके कारण करंट फ्लो होती, तो हमने कहा इसके चलने के कारण करंट। तो ये किसने दिया था सिद्धांत, नील्स बोर ने दिया था। किसने दिया था, वैज्ञानिक कौन थे, नील्स बोर ने। कब दिया था, 1911 में दिया था। और इसके बाद तो क्रांति आ गई। इन्होंने किस पे आधार पे दिया था कि जैसे सारे प्लेनेट एक दूसरे के चारों ओर चक्कर, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा लगाता है, तो सूर्य के चारों ओर चंद्रमा क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है ऐसे। और अगर ये फोर्स ना लगाती तो ये लीनियर मोशन करके निकल जाता, सबको पता है। इसका फोर्स इनके बीच काम करता है, और उस फोर्स को हमको निकालना आता था। उसको हम कौन सा कहते थे, गुरुत्वीय बल, G m1m2/r²। और इसके बीच स्थूल वैद्युतीय बल काम करता है, जो कितना होता था, कूलाम के नियम से हमको निकालना आता था, K1Q2/r²। हमने तो इनके बीच कौन सा बल लगता है, कूलाम का लगता है। वहां पे किसका लगता था, Gm1m2/r², जो उसको उसी पाथ में क्या करता था, चक्कर लगाने में मजबूर करता था। उसी सिद्धांत पे नील्स बोर ने ये दिया, और इसको कहते थे क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, सांख्यिकी है ना, क्वांटम मैकेनिक्स, सांख्यिकी, इसको क्वांटम यांत्रिकी भी कहते थे, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये समझ लो क्वांटम मैकेनिक्स को क्वांटम यांत्रिकी भी कहते हैं। और इसके बाद विज्ञान में एक नई क्रांति आ गई। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है तो करंट को फ्लो कराएगा। हम कहेंगे क्या कि अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, सिंगल, हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन E के
परिक्रमण के कारण ना, परिक्रमण के कारण धारा, क्यों? क्योंकि मूविंग चार्ज चलेगा तो धारा बहेगी। क्यू अपान क्या होती है? टी। और चूंकि सबको पता है क्यू बराबर एन ई होता है, हमने कितने इलेक्ट्रॉन को लिया है? एक, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? ई। तो यहाँ पे हम आई बराबर कितना रख देंगे? बोलो, आई बराबर कितना रखेंगे? ई रखेंगे। और परिक्रमण काल को, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से दिखाते। हमने कहा ये यहाँ से चालू हुआ, यहीं तक कि एक चक्कर लगाने में कैपिटल टी समय लेता है, वो उसका क्या कहलाएगा? आवर्त काल या टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक, आवर्त काल ये इतना समय लेता है। तो अगर इसको कैपिटल आई या स्मॉल आई कैसे भी हम लोग दिखा सकते हैं ना। तो यहाँ पे स्मॉल ले रहे थे, स्मॉल या कैपिटल लेना चाहो, बुक में कैपिटल है तो आप लोग कैपिटल लेना चाहो कैपिटल ले लो। आई बराबर ई अपान टी, एनसीईआरटी में ना। अब हमने कहा ठीक है, मूव कर रहा है ये, अगर इतना मूव करता है इतना समय लेता है। कितना समय लेता है? टी समय लेता है वी वेलोसिटी के साथ। तो हम कह दें कि ये टाइम पीरियड कितना होगा? तो डिस्टेंस अपान वेलोसिटी। और डिस्टेंस कितनी? इसकी जितनी भी परिधि, और परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। आर क्या है? इसकी रेडियस। और वेलोसिटी कितनी है? वेग कितना? v। तो इसकी जगह वैल्यू रख दें, i बराबर e अपान 2 पाई आर। v कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये हमारा हो गया। ठीक, अब हमने कहा ठीक है, ये इतनी वेलोसिटी के साथ इसमें क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 अपान टी। टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये अगर ऐसे दिखाना होता तो हम ये इसको ई न्यू से भी दिखा सकते थे, और सबको पता है, लेकिन ये हमको ज़रूरत अभी नहीं है। तो आई बराबर ई वी अपान कितना आ गया? 2 पाई आर। और किसी भी परिधि के कारण, हमने पढ़ा था कि एक सर्किल हो, इसके कारण अगर वो एकदम कम रेडियस पे हो तो कितना जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है। हमने क्या पढ़ा था? m इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़े थे। कितना होता था? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता था? NIA। आई को कैपिटल से दिखा दे। और यहाँ पे केवल एक टर्म्स की बात है, एक इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ है, तो कितना? IA। तो कितना होगा? I इंटू ए। और इसको हम लोग किससे यहाँ पे दिखाएंगे? इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाई 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन किससे दिखाएंगे? म्यू से। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू कितना होगा? आई। सिंबल हमने लिया, कितना लिया? म्यू लिया। और आई की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली कितनी? बोलो, ई वी अपान 2 पाई आर इंटू ए क्या है? इसका एरिया, और सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। आर से आर कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो म्यू इक्वल टू कितना बचेगा? ई वी आर अपान 2। ठीक, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। जो इसका क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब हमने कहा इसके हम मास से डिवाइड करा दें, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बनता है, इसकी डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। हमने कहा इसको अगर चाहें तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल माइनस से होता है, दिखा सकते हैं। हमने कहा हम किससे डिवाइड? एम से ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा और भाग दोनों करते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। एम से क्या कर रहे हैं? डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई एम, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई एम। कितना हो जाएगा? तो म्यू इक्वल टू ई एम से डिवाइड किया है और एम से मल्टीप्लाई, एम से डिवाइड और एम से मल्टीप्लाई, तो वही लिखा हुआ है। काट देंगे, ई वी आर अपान 2 लिखा हुआ है। माइनस क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है। तो हमने कहा एम से एम, हम ये तो काट ही देंगे तो वही आ जाएगा ना। हमने कहा डिवाइड और हमने क्या करा है? मल्टीप्लाई करा है। तो देखो एम वी आर लिखा हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एम वी आर। और एम वी आर ही क्या होता है? कोणीय संवेग होता है कि कोई ऑर्बिट आर रेडियस की त्रिज्या में एम मास का कोई वी वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा हो तो उसका कोणीय संवेग कितना होता है? एम वी आर। और यहाँ पे इसके कोणीय संवेग को हम लोग किससे दिखाएंगे? कोणीय संवेग को एल से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? कैपिटल एल से। कैपिटल एल या बुक में स्मॉल एल भी लिखा हुआ है। तो
कैपिटल एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv/r। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाएं, ई नीचे लगा दिया है सफिक्स में। तो कोणीय संवेग इक्वल टू एल इक्वल टू mv/r। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे, इसकी है क्या लिखेंगे, एल माइनस ई एल अपान 2me, जहाँ म्यू क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है, चुंबकीय द्विध्रुवा गुण, और एल क्या है, कोणीय संवेग। माइनस क्या दिखाता है, इन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। ठीक है, तो माइनस सिंबल क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है, अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक, किसके किसके बीच में, म्यू एंड किसके बीच में, एल। ठीक, कि इन दोनों की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट। यहाँ कोई प्लस चार्ज ही घूम रहा होता तो डायरेक्शन कैसी होती, एक जैसी होती। क्यों, क्योंकि तब प्लस में होता। तो माइनस क्या दिखाता है कि इनकी डायरेक्शन कैसी हैं, अपोजिट हैं। ठीक, तो म्यू इक्वल टू, अब हमने कहा एल को हम इधर डिवाइड में लाते हैं, तो हमने क्या देखा कि म्यू अपान एल इक्वल टू कितना हो गया, अब केवल मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन को मैंने बता दिया तो अब माइनस का कोई काम हमारा नहीं। हमने कहा कितना हो गया, 2me। अच्छा बताओ, ई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स है, इन दोनों की वैल्यू है, रख के हम सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं घूर्ण चुंबकीय नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्ण चुंबकीय, बड़ा अजीब शब्द है ना, घूर्ण चुंबकीय नियतांक, गायरो मैग्नेटिक इसको कहते हैं, गायरो, ये जाइरो, अंग्रेजी वाले जाइरो पढ़ते हैं, हमको गायरो अच्छा लग रहा है, तो जाइरो मैग्नेटिक अंग्रेजी है, मोर द लैंग्वेज ऑफ फूल्स। तो जाइरो मैग्नेटिक कांस्टेंट। ठीक, इसको क्या कहते हैं, जाइरो मैग्नेटिक कांस्टेंट, म्यू अपान एल, घूर्ण चुंबकीय नियतांक। और इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, और इसको इस समय सत्यापित नील्स बोर ने तब बता दिया था, और अब इसको सत्यापित भी किया गया। सत्यापित करके कितना आया, मान वैल्यू ऑफ म्यू अपान एल, वैल्यू ऑफ म्यू अपान एल कितनी, 8 कितनी है, सत्यापित करके निकाला गया है। इसका मान कितना आया है, सरकारी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, इसे तुम लोग पढ़ते रहो। इसका मान, इस घूर्ण चुंबकीय नियतांक है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए अनुपात का मान कितना आता है, देखो वैल्यू रखोगे, ई की वही 1.6, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 जितना भी होता है, 9.31 × 10⁻³ रख के सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8.8 × 10⁻10 कूलाम पर केजी। देखो ई को कूलाम से लिखोगे, और कई बार बोर्ड में पूछा जाता तो याद रहेगा, और मास को किस में लिखोगे, केजी से, तो कूलाम पर केजी म्यू अपान नेट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर आपको फार्मूले आते हैं तो मात्रक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये आपको आना भी चाहिए। इसके बाद हमने कहा ये हो गया, और इसके बाद बोर ने एक नियतांक आया था, मैक्स प्लांक का नियतांक, कि जो लीनियर मोमेंटम कोणीय संवेग होता है, क्योंकि अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, अलग अलग कक्षाओं के लिए उनका कोणीय संवेग कैसा होगा, तो उन्होंने बताया था उसका पूर्ण गुणज होता है, उनकी कक्षाओं के संख्याओं के क्या होता है, पूर्ण गुणज होते जाता है। और वो कितना होता है, L बराबर NH अपान, यहाँ हमने कैपिटल L से दिखाया तो कैपिटल से दिखा दें, NH अपान 2π, जहाँ N क्या है, कक्षाओं की संख्या। ठीक है, कक्षाओं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है ना, कक्षाओं की संख्या। ठीक, कक्षाओं की संख्या, और प्राकृतिक संख्याएं ही होंगी 1 2 3 डॉट डॉट, है ना। ठीक, तो L बराबर क्या हो जाएगा, NH अपान 2π। हमने कहा हम इलेक्ट्रॉन के लिए मिनिमम कक्षा कितनी होगी, पहली वाली, 1 कक्षा 2, हम कहेंगे पहली कक्षा के लिए। तो जब पहली कक्षा के लिए निकालेंगे तो हम इसको मिनिमम से दिखाएंगे, हम कहेंगे यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालो, म्यू मिनिमम पहली कक्षा के लिए कितना होगा, E और L की ये वैल्यू रख दो, NH अपान 2π, और इसकी पहले से रखी हुई 2m। ठीक है, तो 2 2 जा 4, और पहली कक्षा के लिए मिनिमम के लिए
ई बराबर एन बराबर कितना रखेंगे 1 पहली कक्षा के लिए। तो ई एच अपान 2 एम ई 2 2 जा 4 2 2 जा 4 पाई एम मी, ठीक है। ऐसे सबको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.911 इंटू 10⁻31 kg है ना। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद और H जहाँ, अच्छा H बता दें क्या है H, जहाँ H प्लांक नियतांक है, इसको मैक्स प्लांक के नाम पे, मैक्स ने बताया था तो मैक्स प्लांक के नाम पे इसको प्लांक कांस्टेंट भी कहते हैं। H बराबर क्या है प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। प्लांक नियतांक है और प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है इसको प्लांक ने बताया था। किसने बताया था प्लांक ने बताया था। और इसकी वैल्यू कितनी होती है H बराबर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। ये आपको हो गया। और इसकी वैल्यू n बराबर 1 रखोगे, फिर 6.6 हमने रख लिया। ई की वैल्यू ई की रख लिए, एच की रख लेंगे क्योंकि दोनों की तुमको पता है। 4 पाई की वैल्यू भी तुमको पता है, पाई की 3.14 होती है, वो भी रख लोगे। 4 पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी भी वैल्यू 9.1 गुणे 10⁻⁻31 रखोगे। और सब काट पीट के जब सॉल्व करोगे तो म्यू मिनिमम की वैल्यू कितनी आती है आप लोग निकाल लेना, जिसको शौक हो। मैं लिखे दे रहा हूँ 9.27 इंटू 10⁻⁻ कितना -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इतना आएगा, आप लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। यहां तक की हो गया। जो चुंबकीय द्विध्रुव, ये मैग्नेटिज्म का, इसको हम यहाँ पे लिख सकते थे मैग्नेटिज्म बाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिज्म। तो एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि हम लोग देखते हैं, एक तो यही, इसके बाद दो बुक वाले तुम्हारे एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी वालों ने क्या किया कि जो स्पिन होती है, क्योंकि चक्रण अगला लिख दिया कि ये तो है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का एक नैज चुंबकीय आघूर्ण भी होता है, इसका मान भी वही है जो निकाला गया। इसको चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चक्रण मतलब स्पिन होना। और इसको इसलिए नहीं दिखाया गया, क्यों? क्योंकि कहता है कि हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह अर्थ नहीं कि इलेक्ट्रॉन घूर्णन गति करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है तथा यह प्रचक्रमान लट्टू अथवा पृथ्वी की भांति इसका अपना कोई घूर्णन अक्ष नहीं है जिस पर यह घूर्णन कर सके। इतना होने पर भी इसका एक नैज चुंबकीय आघूर्ण होता है और लोहे तथा अन्य चुंबकीय पदार्थों में चुंबकन की सूक्ष्म जड़ें इसी नैज चुंबकीय आघूर्ण से निकलती हैं। अच्छा मैं समझाता हूँ, लैंग्वेज थोड़ी एनसीईआरटी टफ होती है, समझने की बात यह है। उन्होंने बताया कि ये अगर कोई चीज घूम रही है, उन्होंने बताया एक तो इसके कारण मैग्नेटिज्म बनता है, परिक्रमण के कारण। दूसरा वो कहना यही चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पे ऐसे स्पिन करते हुए ये रिवोल्यूशन करता है, ऐसे चल रहा है। मैं जिसको ज़्यादा ना घुमाऊँ, नहीं इसकी इंक निकल आएगी बाहर। खाली डिब्बी घुमाते हैं, हाँ ये खाली है ना, ये ऐसे फिर अपने अक्ष पे घूमते हुए चक्रण करता है। चक्रण मतलब स्पिन होना, ऐसे घूमते रहे, स्पिन करते हुए परिक्रमण करें, एक तरीका ये हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कि वो घूर्णन करता है अपने अक्ष पे। क्यों? क्योंकि वो क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पॉइंट है, एक बिंदु है। क्यों? क्योंकि उसको भी तोड़ा नहीं गया है। दो बिंदु होते तो तोड़ के अलग कर सकते थे, फिर एक में हो गया। उसको पहले से उन्होंने क्या माना? सिंगल पॉइंट। अच्छा बताओ, मैं इसको घुमाऊंगा तो आप इसमें कितने बिंदु देखेंगे? कोई चीज घूम रही हमको कब पता चलती? हमने देखा ये पॉइंट यहाँ फिक्स है और ये ऐसे घूम रहा है, हमने इसके दो बिंदु लिए। तो हमको अगर कोई चीज स्पिन कर रही तो हमको दो बिंदु तो फिक्स करने पड़ते हैं, और वो पहले से क्या मान के बैठे? सिंगल बिंदु है। लेकिन इसके कारण मैग्नेटिज्म बनता है, ये सत्य है। तो उन्होंने पहले से ही मान लिया, क्या मान लिया कि इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की भांति कहीं पे घूमे तो इसके लिए उसका कोई पॉइंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्वयं में एक सिंगल बिंदु है। देखो
निकल रही है, इसमें भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था तो उन्होंने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन पहले से ही क्या है, एक सिंगल बिंदु है, और इसलिए हम ये नहीं मानते, हम ये मान के चलते हैं कि उसका एक पहले से ही गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक जो है चक्रण के कारण उसका निज चुंबकीय आघूर्ण काम करता ही, हम ये पहले से मान के चलेंगे। स्पिन करता है कि नहीं करता हम ये नहीं दिखाएंगे, बाकी रेफरेंस बुक में इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण बनता है, ये दिखाया गया है। लेकिन एनसीईआरटी ने पहले ही उसको सिंगल पॉइंट मान लिया, क्यों? क्योंकि कोई फिर अगला प्रश्न ही ना करे, क्योंकि अभी आपका अगला प्रश्न हो सकता था कि सर वो अगर चक्रण करता है तो सिंगल पॉइंट चक्रण करेगा तो हमको कैसे पता चलेगा चक्रण कर रहा है, स्पिन कर रहा है? क्यों? स्पिन देखने के लिए हमको 2 पॉइंट्स चाहिए, हम उसको पहले से सिंगल पॉइंट मान के बैठे होते, इसीलिए उन्होंने कहा वो उसके वर्तुल गति करता है। लैंग्वेज थोड़ी टफ होती लेकिन मजेदार होती। तो हम लोगों ने ये सीख लिया, बोर्ड में पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपके बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं विराम देते, फिर मिलेंगे किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। अगले लेक्चर का इंतजार करिए, अगला क्या होगा हम लोगों का, अगला हम यही सीखेंगे कि जो मैग्नेटिक डाइपोल चुंबकीय आघूर्ण बनता है, इनके कारण उनकी अक्ष पे कितना चुंबकीय कितना होता है, उसके अक्ष पे नहीं तब कितना होगा, इसके सिद्धांतों पे बहुत सारी व्याख्या की जाएगी। आपको अगली भी क्लास में मजा आने वाली है। तब तक के लिए सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।